नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता का धर्म भी निभाते हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद मध्य प्रदेश में प्रभारी का भी एक दायित्व उनको दिया गया है। कुछ समय उन्होंने बतौर प्रभारी भोपाल में बिताया और इस समय वर्तमान में वो ग्वालियर रीजन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ताल्लुक़ उनका अदब की नगरी लखनऊ से है। पढ़े लिखे और एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां 3-4 पीढ़ियां कांग्रेस के साथ आगे बढ़ती रही हैं, चाहे बात आज़ादी की लड़ाई की हो या फिर राजनीतिक संघर्ष और सार्वजनिक जीवन की चुनौती की हो। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत जी। बहुत स्वागत करता हूं सुरेंद्र जी। बहुत धन्यवाद जी शरद भाई, आपका, बंसल न्यूज का जी और आपकी नगरी भोपाल का। अभिभूत हूँ जी आपके संबोधन। बहुत शुक्रिया। और एक बिंदास शख्सियत हैं, मस्त शख्सियत, जिसको कहते हैं कोई बनावट नहीं है, कोई दुराव छिपाव नहीं है और कम है अब राजनेताओं की ये पीढ़ी। सबसे पहला सवाल तो मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ आपने वैभव भी देखा कांग्रेस का, और फिर मैं पराभव शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि उतार और चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो किसी संगठन का भी हिस्सा है, तो आपने वो भी देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश ही वो कुंजी भी है कि अगर आपने वहाँ से एक साधे सब सधे, साधना तो उत्तर प्रदेश ही है कांग्रेस को, और मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तैयारियाँ उसकी चल ही रही हैं। सबसे पहले मुझे यही समझाइए कि अगर ये दावा सामने आ रहा है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, कांग्रेस मजबूत वापसी की तरफ आ रही है, तो कैसे हम ये माने और लोग ये माने कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष का दायित्व निभाने के लिए अब कमर कस चुकी है। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की तो मैं एक लाइन की बात कहूँ कि साहिर ने किसी जगह पे लिखा था जी कि रात भर का है मेहमा अंधेरा हाँ और किसके रोके रुका है सवेरा। वाह जी जो तेरा है हाँ वही गम है मेरा हाँ और किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा जी तो सवेरा आ रहा है उत्तर प्रदेश में भी। अभी हम लोगों ने प्रदेश के संगठन में अध्यक्ष पद को भी चेंज किया है। जी अजय राय जी आए हैं, बनारस से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और लोग जातिवादी और धार्मिक राजनीति से परेशान हो गए हैं वहाँ पर। जी जिस तरीके की बात लोगों के बीच में आ रही है, आज भी अगर आप ध्यान से देखें कि उत्तर प्रदेश में बड़ा आखिरी कारखाना नारायण दत्त तिवारी जी ने लखनऊ में टेल्को दिया था। उत्तर प्रदेश का आखिरी बड़ा नगर कांग्रेस ने नोएडा बसाया था। बेच बेच लोगों ने बहुत खाया है नोएडा को भी, आपके सामने। तो जितनी सीएचसी हैं, जितनी पीएचसी हैं, जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप किसी भी जगह पे ये पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम काम कांग्रेस का किया हुआ है। जी तो अब परिस्थितियां बदली हैं, मंडल आया, कमंडल आया आपके सामने। आपकी झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि उस समय की राजनीति को हम न मंडल हमने लिया न कमंडल लिया, हम तो संविधान हाथ में लेकर के चलते रहे। तो बढ़ गई राजनीति। और अब लेकिन 2022 के बाद लोगों की नज़रें भी खुली हैं और नज़ारे भी बदल जाते हैं। अब लोग एक बात कह रहे हैं कि साहब बहुत हो गया, धर्मवाद बहुत हो गया, सांप्रदायिकता बहुत हो गई, तो अब चलो कांग्रेस की ओर। जी और कांग्रेस एक मूवमेंट की पार्टी है, संगठन की पार्टी कभी नहीं रही। मूवमेंट में ये रहता है कि जब जाते हैं तो सभी लोग चले जाते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर सभी लोग आते हैं। जी जी तो अब हमें तो एक अच्छा सवेरा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के और खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत बेहतर करने वाली है। आपने 90 की बात की और कहा कि न मंडल हाथ में लिया न कमंडल लिया, न धर्म की राजनीति का दामन थामा न जाति की राजनीति का। तो अभी ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है, ये क्या जाति की राजनीति की तरफ जाने का आपका मंतव्य नहीं दिखाती है? राजनीति की तरफ नहीं, समाज नीति की तरफ जाने का मंतव्य दिखाती है। और हाँ, हमने देरी की। ये राहुल जी ने भी माना कि जाति जनगणना पहले हो जानी चाहिए थी, की भी थी हमने 2011 में।
उसमें टेबुलेशन हो रहा था, लेट हो गए थोड़ा सा। 2014 में हमने सारी चीज़ बना के रखी थी, भाजपा ने उसको सदन में नहीं रखा। तो हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, और इसलिए पक्ष में हैं, ये राजनीतिक सवाल हमारे लिए नहीं है, ये संसाधनों पर हक का सवाल है। संसाधनों पर जब हक की बात आती है तो आपको पता करना पड़ेगा कि देश में डिप्राइव्ड जाति के कारण कौन कौन है, और देश में संसाधनों पर जाति के कारण कौन कौन वर्चस्व में। तो इसकी गिनती अगर हो जाएगी, जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर देश अपने आप को देख रहा है। समय समय पर ये बदलाव होते हैं। तो क्या हम ये भी माने कि कांग्रेस अब उन मुद्दों पर बहुत मुखर होकर हमें नजर आएगी जिन पर आमतौर पर माना जाता था कि कांग्रेस के नेता अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के एक दबाव की वजह से चुप होते थे, चाहे वो धर्म से जुड़ा विषय हो, जाति से जुड़ा विषय हो, या फिर ऐसा विषय हो जो देश की सीमाओं से जुड़ता है? क्या अब हम ये माने कि ये संकोच कांग्रेस छोड़ रही है? देखिए, देश की सीमाओं पर कभी कांग्रेस ने संकोच नहीं किया। बड़ी वीरता से एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, बड़ी वीरता से गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया, बहुत कूटनीति से हमने सिक्किम को हिंदुस्तान का अविभाजित अंग बनाया, उतनी ही कूटनीति से श्री राजीव गांधी जी अरुणाचल को पूरी तरीके से आपके सामने है, चीन के जबड़े से आपके चीज़ें की। तो हम कभी इन सब चीज़ों को लेकर के राजनीति नहीं करते। दुर्भाग्य से 2014 के बाद जो सरकारें आई हैं, वो जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके की शैली का, जिस तरीके की चीज़ों की बात कर रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी मुद्दों को लेकर के और जिम्मेवारी को लेकर के कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस हमेशा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कूटनीतिक रूप से हो, सारी की सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन जो है बड़ी शिद्दत से करती है और बहुत वीरता से करती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं? अगर स्थितियां बनती हैं और कहीं विपक्ष में ये राय बनती है कि नीतीश कुमार जी की जगह चेहरा राहुल गांधी ही हों, तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए, 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं शरद भाई। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा ने देश के मानस को परिवर्तित किया। कश्मीर से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरीके से कदम कदम बढ़ाया, और कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो राहुल गांधी जी जिस तरीके से चलते चले और उन्होंने एक पूरा भूभाग तय कर दिया इतने राज्यों के बीच से, उसने तमाम हजारों करोड़ की पीआरशिप जो भारतीय जनता पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ 10 साल में करी थी, वो मिथक 4 महीने में तोड़ दिया। राहुल गांधी जी जैसे थे वैसे ही हैं, पूरे जिम्मेवार हैं, पहले भी जिम्मेवार थे, लेकिन अब आम जनता मान रही है कि वो उस चीज के लिए प्रस्तुत है, पहले से प्रस्तुत थे। लेकिन इसमें मैं बहुत स्पष्ट करूं कि कल की डेट में बात आ जाए, इंडिया गठबंधन एक मायावी ताकत के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, और वो मायावी ताकत मायावी रूप से बहुत बड़ी है, और वो छल भी, बल भी, कपट भी, प्रपंच भी, सारे हथियार अपनाती है। तो हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चल रहे हैं। हर दल के खिलाफ, हर दल के साथ में एक प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार है, चाहे वो नीतीश जी हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, आरजेडी के तेजस्वी भाई हों, या एनसीपी के शरद पवार साहब हों, या डीएमके के स्टालिन साहब हो, समाजवादी पार्टी के अपना अखिलेश यादव साहब हों, सभी दलों में प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार, और संसदीय प्रणाली में और कांग्रेस में भी राहुल गांधी जी भी हैं। और मैं जिम्मेवारी से एक बात और भी कहता हूं, जिसको और लोग कहते हैं वो होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले कभी नहीं कहेंगे, हमारे खड़गे साहब भी हैं। तो ये तय हम लोग चुनाव के बाद करेंगे, आराम से सांसद तय करेंगे। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है कि अमेरिका की तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने कौन। तो ऐसे तो हम भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ कमलनाथ जी के सामने कौन, यहाँ पर हमने दे रखा है चेहरा जी, हमने दे रखा है चेहरा राजस्थान में अशोक गहलोत साहब के सामने कौन,
हमने दे रखा है चेहरा छत्तीसगढ़ में। श्री भूपेश बघेल जी के सामने कौन चुप है, कह रहे हैं कि कमल निशान है। पहले तो मोदी कहते थे, उससे पहले शिवराज जी कहते थे। उनके सामने कौन हमारे लिए वो नहीं है। आज हमारे लिए मोदी जी के सामने मुद्दे हैं, तो मुद्दों के बाद सारी पार्टियां मिलकर के तय करेंगे कि चेहरा कौन। आप कहते हैं मायावी है बीजेपी, आप कहते हैं कि ये भी आरोप लगाते हैं कि छल बल से आगे बढ़ रही। एक निर्वाचित सरकार के लिए जिसको जनता ने बहुमत से चुना है, क्या आपको लगता है कि ऐसा जब आप कहते हैं तो कहीं जनादेश की तरफ भी उंगली उठाते हैं आप? नहीं, देखिए सरकारें बहुमत से चुनी जाती हैं और बहुमत का सम्मान होता है, सरकार बनती है, सदन का मुखिया सरकार का प्रधानमंत्री होता है जी। लेकिन सरकारें सर्वमत से चलती है। सदन बन जाने के बाद बहुमत नहीं सर्वमत चलता है। दुर्भाग्य से ये सरकार, मुझे मायावी शब्द का इसलिए ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि दुर्भाग्य से ये जो सरकार है ये सर्वमत से नहीं चल रही, ये बहुमत के बाहुबल से बुलिंग कर करके चल रही। लेकिन आप जब ये बात कहते हैं तो बीजेपी कहती है कि 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल के समय क्या वो सर्वमत की सरकार थी? जब देश में मीडिया चुप था, जब देश में अपोजिशन को आरोप लगता है क्रश करने की बात थी। लोकतंत्र में ऐसी चुनौतियां आती हैं, जाती हैं, तो उंगली आपकी तरफ भी है अगर आप ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं तो। हमने उस आरोप को सर झुका के स्वीकार किया जी, और माफ़ी भी मांगी। और मैंने ही नहीं माफ़ी मांगी, इंदिरा जी ने स्वयं माफ़ी मांगी थी। ऐसा नहीं है कि गलती अगर इंसान से हो जाए वो क्षमा मांग ले तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को कार। तो मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से है कि जब हमने वो गलती करी थी तो जनता ने हमें सजा दी थी, हमने माफ़ी मांगी भी थी, और जब माफ़ी मांगी थी हमने उसके बाद जनता ने हमें वापस भी लिया था। लेकिन 2014 के वो घोषित आपातकाल था जी, ये अघोषित आपातकाल है। इस अघोषित आपातकाल में बहुमत के अभिमान से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पूरी की पूरी विपक्ष को, पूरी की पूरी सत्ता को जिस तरीके से क्रश कर रहे हैं, आप ईडी से, सीबीआई से या किसी भी संवैधानिक संस्था से लेकर के जो क्रश कर रहे हैं, उसको लेकर के अगर आप प्रश्न नहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कहीं ना कोई दबाव है। तो आज उस समय का दबाव मात्र 11 महीने का था या कुछ समय। आप जैसा दावा कर रहे हैं कि जनता ने उस समय आपको सजा दी, आपको बाहर किया, तो यहाँ क्या आप जनता पर विश्वास नहीं करते हैं कि अगर कोई सरकार जनमत की भावनाओं के विपरीत कुछ कर रही है तो जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए कि वो तय करे कि क्या करती है वो उस सरकार के साथ? आप तो शरद भाई बहुत दानिश्वर इंसान है जी। जनता के बीच में उस वक्त भी विपक्ष गया था जी, इन्हीं मुद्दों को लेके गया था जी। हाय महंगाई, हाँ, महंगाई जी, तो कहाँ से आई, तेरी मौत ना आई जी, ठीक है ना? जी। यहाँ तो मौत तक का शब्द इस्तेमाल कर दिया गया था। और इंदिरा जी को जो गालियाँ दी गई थी वो आपके सामने है कि गोरखपुर के चुनाव में गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल अटल बिहारी जी के सामने किया गया था, क्या नाम, महंत अवैधनाथ के सामने 36 लोग थे, इवन मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था जो वहां पर ना हो। हमने तो वो नारे भी सुने हैं, ऐसी तो बात नहीं। हम तो जनता के बीच में पूरा का पूरा विपक्ष संयमित रूप से जनता के बीच में जाएगा, अपनी बात रखेगा, जागरूक करेगा लोगों को। जो काम आपातकाल में विपक्ष कर रहा था वही काम तो इस अघोषित आपातकाल में विपक्ष कर रहा है। अंतर कहाँ है? बल्कि हम तो और संयमित तरीके से कर रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश की तरफ मैं आता हूँ। मध्य प्रदेश में आप दायित्व तो संभाल रहे हैं। कमलनाथ जी यहाँ माना जा रहा है कि बड़ी मजबूती से मैदान में डटे हैं, और इस बार एक चीज़ ये भी मानी जा रही है कि जो कांग्रेस में एक बंटवारा और एक मतभिन्नता दिखती थी वो भी अपेक्षाकृत या तो बहुत भीतरी दरवाज़ों तक महदूद हो गई है या नज़र नहीं आ रही। आपने यहाँ आकर ऑब्जर्वर के नाते जो कुछ देखा है, अगर आपका ये दावा है जो होगा ही कि यहाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसके पीछे आधार क्या है? देखिए, जो मध्य प्रदेश की सरकार है ये जनमत की सरकार नहीं है।
कि टूट की, फूट की और लूट की सरकार है। तो इस टूट की, फूट की और लूट की सरकार, अनैतिक सरकार, जनता ने कांग्रेस को चुना था। हमारे यहाँ से कुछ विधायकों ने, सिंधिया जी ने, गद्दारी शब्द ज़्यादा मैं नहीं कहता, लेकिन बगावत जिस तरीके का उन्होंने अपने लालच के लिए, लोभ के लिए, पैसे के लिए या अन्य किसी प्रकार के लालच के लिए जो साजिश की, षड्यंत्र किया, सरकार गिरा करके उन्होंने कोरोना काल में अनैतिक सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की। जनता का उस पर विश्वास नहीं था। आज जनता गुस्से में है। मैं जिस जगह पे गया एक ही बात कहें, साहब आप तो सरकार बना रहे थे, बनाए हुए थे, चला नहीं पाए, उन्होंने लूट ली। तो हमने कहा बात तो सही है। कहें ये शिकायत है जनता को कि आप सजग नहीं रहे। अच्छा, हाँ, ये शिकायत है जनता को कि आप सजग नहीं रहे, उन्होंने लूट ली। और सिंधिया जी के लिए भी तमाम तरीके की बातें कहते हैं। और सिंधिया जी के लिए तो भाई भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव भी विभीषण कह रहे हैं उनको, लगातार उनको और उनके साथियों को। तो उन लोगों की वजह से जो अनैतिक सरकार थी उसके प्रति रोष है जनता में। और जनता में 18 साल के मुद्दे हैं। और लेकिन विशेष रूप से कमलनाथ जी की सरकार गिरने के प्रति एक रोष है शिवराज जी के। जो शिवराज किसी समय हंसते हुए दिखाई देते थे, आज की डेट में पीआर एजेंसी के रोबोट टाइप के शिवराज जी हो गए। जो पीआर एजेंसी कहती है इतना हाथ करो तो उतना ही करते हैं, नीचे बैठ जाओ तो नीचे बैठ जाते। तो जनता कृत संकल्प है, जनता इंतजार कर रही है 17 तारीख का। बदलाव की हवा है। और जैसे ही ये चुनाव की आचार संहिता लगी है, ये बदलाव की आंधी हो गई है, चूंकि अधिकारियों में भी डर खत्म हो गया है जी। और मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब एक स्वतंत्र अपेक्षाएं होने लगी कि जनता की आवाज़ सुनने का भी दबाव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव जो है आंधी के रूप में है और हम इस आंधी में कितना आगे जाएंगे हमें खुद नहीं पता। मेरा अपना अनुमान ऐसा लग रहा है मुझे कि हम 156 के आसपास। चलिए, इसकी पुष्टि 3 दिसंबर के नतीजे करेंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, पिछले चुनाव 2018 के आपके लिए मुस्कुराने की पर्याप्त वजह लेकर आए थे। राजस्थान में आप बहुमत से थे, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से थे, मध्य प्रदेश में बहुमत के किनारे आकर रुके थे। राहुल गांधी जी बड़ी दार्शनिक व्याख्या के साथ सामने आए थे, क्योंकि वहाँ पायलट जी थे, गहलोत जी थे, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू जी, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल जी थे, मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। कहीं उन्होंने टॉल्स्टॉय का जिक्र किया, कहीं उन्होंने दर्शन की बात की, लेकिन ये माना जाता है कि आप फिनिशिंग टच नहीं दे पाते हैं। हर दिन हमें नई चुनौती देता है और हर दिन हमें नया आत्मविश्वास देता है और पिछली गलतियों से सीखने का अवसर देता है। तो इस अवसर को हमने बहुत बखूबी जो है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, चाहे अन्य चीज़ों के जरिए, और चाहे अपने चुने हुए अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हमने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने या बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने देखा हो, हम सीख रहे हैं। नंबर 1, हम कभी भी अपने आप को मोदी जी की तरीके से सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। और मतभेद भी राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। बीजेपी से ज्यादा चुनौती मोदी जी से, बार बार जिक्र मोदी जी का आता है। आज की डेट में बीजेपी है कहाँ? हमें तो अच्छा लगता है बीजेपी, और बीजेपी की लोकतांत्रिक ताकतों का हम अभी भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं ना। आज की डेट में आप माइनस कर दीजिए बीजेपी से मोदी जी को, तो आप अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि बीजेपी क्या है। माइनस मोदी बीजेपी अगर 30 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा भी लोकसभा में क्रॉस कर जाए तो जो कहिए हम हार जाएंगे आपसे। परोक्ष रूप से तो आप प्रशंसा ही कर रहे हैं मोदी जी की। अब अगर आपको उनका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड प्रशंसा लग रहा हो, जनता रही है सुरेश जी। नहीं सर, मैं फिर से आपसे कहता हूँ, मैंने तो कहा ना कि मेरा कोई उसमें उन पे वो थोड़ी है कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जनमत की बात। जनमत के बाद, बहुमत के बाद सर्वमत की तरफ नहीं जा रहे हैं ना। लोकतंत्र की परिपक्वता तो सर्वमत में आती है, बहुमत में नहीं है। बहुमत में हमारे पास 413 सीट थी, भाजपा के पास 2 सीट थी, लेकिन हमने उनकी इज्जत जो है कभी कम नहीं करने दी।
हमने उनको संसद में कभी बेइज्जत नहीं किया, हमने कभी वहां पर अट्टहास नहीं किया कि सूर्पणखा जैसी हंसी, हमने कभी उनके किसी भी बड़े नेता को रेन कोट में पहन नहा करके वो क्या वो करते हैं उन्होंने कि नहाते हैं ये लोग, कभी हमने उनके किसी नेता को बिके हरि प्रसाद नहीं, ये मैं संसद के अंदर की बात कर रहा हूं, हमने कभी किसी महिला नेत्री को नहीं कहा कि ये 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो आज की डेट में जो आप बात कर रहे थे मूल रूप से कि हम लोगों ने क्या सीखा, निश्चित तौर पर पिछली गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, कुछ परसेप्शन भी बनाए हमने, 2.5 साल वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। नेतृत्व हमारे परिपक्व है, केंद्रीय नेतृत्व और हमारा परिपक्व है। आज की डेट में जो जो भी आपको कमियां लगी या जो जो भी आपकी मीमांसाएं हैं, हम उनको भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेंगे, सीखेंगे और सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। पुरानी गलतियां अगर कोई हुई हैं तो नहीं दोहराएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं आपसे बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण करती है। पुरानी कमियों को दूर करके 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट पहुंचाती है। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बनाती है, भाखड़ा नंगल डैम बनाती है, IIT बनाती है, एम्स बनाती है, जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है, हरित क्रांति लाती है, दुग्ध क्रांति लाती है, RTI देती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा जैसी योजनाएं, कंप्यूटर क्रांति लाती है, पंचायती राज लाती है। अब जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी योजनाओं को पहले पंचवर्षीय काल में आगे बढ़ा करके वाहवाही तो लूटती है, लेकिन पहले योजना का पहले 2014 से 2019 और 2019 से 2024 का अगर आप देखेंगे तो देश को गहरे सामाजिक और आर्थिक अंधकार में ले जा रही है। चुनौती यहाँ पर देश के सामने जो है वो इन 2 चीज़ों को ठीक करने की है, जो भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से नहीं कर रही है। तो विजन उनका टेलीविज़न है, हमारा विजन जो है वो देश को आगे बढ़ाने का है। फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था शरद भाई जी कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर ये कांग्रेस का जवाब है कि पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी दार्शनिक अभिव्यक्ति है आपकी, और निश्चित तौर पर भारतीय सनातन परंपरा का मर्म भी यही कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। इसके मूल में यही है कि सब कुछ अच्छा होगा। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।